क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? बेटा बोलो, what will be your answer? A. A. The mass of the body and by the other force with which it is equal to 9.8. Very good. Okay. सेकंड क्वेश्चन का जवाब बताएं क्या होगा? So B. Motion of moon. Motion. The gravitation forces causes tides, motion of the moon, none of them, और both A and B. तो इसका आंसर होगा टाइड्स भी होता है और मोशन ऑफ द मून दोनों. टाइड्स भी तो उसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कि मून लगाता है ना, उसकी वजह से मून फोर्स लगाता है तो उससे ऊपर की तरफ पानी उठता है, तो टाइड्स भी उसी की तरह से वजह से होती है. ओके, सुनामी जो आई थी वो उसी की वजह से आई थी. ओके, चलिए एक मिनट. बताइए इसका जवाब क्या होगा? Sir A. 6.67 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ओके, वेरी गुड. बताइए इसका जवाब क्या होगा बेटा? बोलिए बेटा. सॉल्यूशन वाला बेटा. चलिए इसका जवाब बताइए मुझे. Sir B. The gravitational force between the two objects is F. The mass of the both object is half without changing.
distance between them, what's the gravitational force between them become? बेटा 1/4 हो जाएगी ना, जब दोनों का मास हाफ करोगे तो नई फोर्स कितनी हो जाएगी, m/2 करोगे। मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिनल फोर्स है F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। अब हमारे पास F डैश कितना होगा, G m/2 m1/2 इंटू m2/2/r²। ये आप कॉमन ले लीजिए, तो यू कैन राइट हियर G m1m2/4/r²। ये r² है, इससे मल्टीप्लाई करने से रह जाए ऊपर, मतलब इट विल मल्टीप्लाई above, so you can write here G m1m2/4r²। okay, now you can take the 4 as common, 1/4 आप लिख सकते हैं f dash की वैल्यू, that you can write here G m1m2/r², and this is original force, so it will become 1/4 times। okay, समझ आया Yes, sir. रादुल्ला, समझ आया? Yes, sir. okay, moving to the next question। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। डन बेटा। सभी। B, if an object is put by one in 3 liquids having different densities, the object float with 1/9, second object float with 2/9, and third object float with 4/7, the part of the volumes of their volumes, okay, ठीक है, outside the surface of the liquid, and density is d1 d2 respectively, which of the following is correct, इनमें से कौन सा सही होगा। सो सपोज कर लेते हैं 1/9 ऑफ इट्स वॉल्यूम का मतलब कितना हुआ, दैट इज 2/11, ठीक है, एंड दैट इज 3/7। तो सबसे पहले हम लोग इनका सेम वॉल्यूम कर लेते हैं, मतलब आई कैन राइट इट लाइक दिस वे की, ठीक है, तो सबका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, दैट वुड बी दी 977 81, 9 सीधा 22 23 33 नहीं आएगा, 44 71 1199 into 7, तीनों ही प्राइम नंबर हैं एक तरह से, तो जाहिर सी बात है, सो 9 into 11 into 7 आएगा। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 77, मतलब पहला वाला हमारा हो जाएगा 77 अपॉन समथिंग, जो भी इनका आंसर आएगा। दूसरा वाला हमारा होगा दैट वुड बी 9 7 63, एंड दैट वुड बी 120 9 7 9 63 टू द 126 अपॉन समथिंग, जो भी इन तीनों की प्रोडक्ट होगा।
और ये वाला हमारा होगा, and this would be the 1/2, and this would be 1/2 into 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get here, आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ओके गॉट इट, समझ आया? तो 99। अब यहाँ पर हम बोलते हैं ये मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट जो भी होगा वो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, या चाहो तो कर भी लो 63 इंटू 63 आप करेंगे तो 693 आ जाएगा यहाँ पे 693 अपॉन, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा डूबेगा, ठीक है, विल फ्लोट विद दिस पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड सरफेस। मतलब हम बोल रहे हैं कि उसका इतना पार्ट, अगर 9 पार्ट उसके नीचे डूब रहे हैं और 1 पार्ट उसका फ्लोट कर रहा है, ठीक है। सो इसका अगर मैं बोलूँ तो इसके 126 पार्ट्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं और इसमें 99 पार्ट्स फ्लोट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फ्लोट करने वाला ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पोर्शन ज्यादा फ्लोट कर रहा है, अपने वॉल्यूम का ये वाला पोर्शन ज्यादा फ्लोट कर रहा है। तो हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट फ्लोट with 1/9, 2/11 and 3/7 parts of its volume outside the liquid surface, जिनकी डेंसिटीज, इसकी डेंसिटी d1 दे रखी है, इसकी डेंसिटी d2 दे रखी है, इसकी डेंसिटी d3 दे रखी है। तो जो ज्यादा फ्लोट करता है इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, समझ आया बेटा? तो वी कैन से दैट कि d2 जो है वो d3 से भी, ठीक है। तो जो अभी हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ सारी की, हमारे पास आई थी। फर्स्ट वैल्यू वाज दी that was 77, another was 126 and the third one was 99, okay, 99 अपॉन 693 अपॉन 693 अपॉन 693। तो अगर मैं उसके 693 फ्रैक्शंस कर लेता हूँ, हमारे पास 3 बॉडीज हैं, इसकी डेंसिटी d1 मान लेते हैं, उसके 693 फ्रैक्शंस करूं तो उसमें से 77 फ्रैक्शंस जो है वो फ्लोट कर रहा है, बाकी का सब डूब रहा है। इसमें से 126 पार्ट्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, बाकी के डूब रहे हैं, और इसमें से ये फ्लोट कर रहे हैं और ये डूब रहा है। तो जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है वो उतना ही ज्यादा फ्लोट करता है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि सपोज कीजिए कि अच्छा इसमें डेंसिटी किसकी गिवन है, पहले भी पूछे थे। अब यहाँ पर गिवन है द पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड सरफेस इन द लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज d1 d2 एंड d3। अब इसमें ये भी याद रखना है कि आपको जो डेंसिटीज गिवन है बेटा वो इन सब्सटेंस की नहीं गिवन है, बल्कि उस लिक्विड की गिवन है जिसके अंदर ये इमर्ज्ड है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जितना ज्यादा डेंसर लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा फ्लोट करेगा, सब्सटेंस उतना ही ज्यादा फ्लोट करेगा। अगर हम लोग इनकी डेंसिटीज की बात करते तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होती उतना ही ज्यादा नीचे बैठता। तो अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर मोर द डेंसिटी ऑफ द, जैसे सपोज कीजिए हनी है हमारे पास, हनी में मैं अगर कोई चीज को डालता हूं तो जल्दी से डूबेगी नहीं। तो मोर द डेंसिटी से, या फिर हम जैसे देखते हैं कि जैसे डेड सी है, डेड सी में बहुत ज्यादा वाटर की डेंसिटी होती है तो उसमें कोई डूबता नहीं है। तो मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड द मोर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इजिली, आसानी से फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर 126 पार्ट द ऑब्जेक्ट फ्लोट विद दिस फ्रैक्शंस पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम आउटसाइड द सरफेस। तो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा इसमें फ्लोट कर रहा है, तो यानी मैं बोलूंगा कि D2 डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा पार्ट फ्लोट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ये है D3 एंड देन उसके बाद हमारे पास है D1। तो हम बोलेंगे डेंसिटी में D2 इज ग्रेटर देन D3 and then D1। सो D2 सबसे ज्यादा, इसमें हमें D2 सबसे ज्यादा दे रखा है D3 और D1 से। तो D2 इज ग्रेटर देन D3 और D3 से ज्यादा हमारा है D1। सो D2 इज ग्रेटर, इसमें हमारे पास D1 ग्रेटर हो गया D2 से, इसमें हमारे पास D1 ग्रेटर है, इसमें D1 ग्रेटर है, इसमें D2 ग्रेटर है D1 और D3 से, इसमें D2 ग्रेटर है D1 स्मॉलर है, D2 ग्रेटर है D1 से लेकिन स्मॉलर है D3 से। तो हम बोलेंगे हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, इसको हम लोग को टिक करना होगा। D2 इज ग्रेटर देन, D2 जो होगा हमारा वो ज्यादा होगा किससे, D1 से और D3 से। समझ आया?
समझ आया बेटा या नहीं समझ आया? Yes, sir. फिर से समझाऊं? राधुलाल मिराज दोबारा समझाऊं बेटा? सॉरी हम ना दोबारा समझाऊं बेटा? बोलो। मास्किंग। फिर से समझा। Six हम three. ना हम ना समझ आया था बेटा? हम ना देखिए पहले आप लुक एट दिस बेटा। वी हैव टू हम लोग को अभी नहीं पता चल रहा है ना कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन किसका ज्यादा है। सो हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे। 9, 11 एंड 7 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 9 63, 63 की आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 693। अब 693 है तो जाहिर सी बात है 1/9 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो 693 हो जाए, तो 77 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 77 से कीजिए। फिर दूसरा आपके पास है 11 की मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो 60, तो 963 से हम लोग करेंगे तो ये 693 हो जाएगा, तो हम लोग 2 × 63 से करेंगे। और यहाँ पर भी 3 × 7 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो ये 693 हो जाए, तो आप टू मल्टीप्लाइड बाय 99। ओहो मैंने इसको 1 समझ रखा बेटा, यहाँ पे हमारे पास गड़बड़ हो गया एक चीज। मैंने इसको 99 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैं 3 नहीं देखा यहाँ पे। अभी हम लोग को देखेंगे 3, तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 177, तो यहाँ पर हमारे पास एक 77 आएगी वैल्यू, और दूसरी हमारे पास आएगी 126/693, और यहाँ पर हमारे पास आएगी दैट वुड बी दी 297। 297 ठीक है। ये 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, 99 के 3 से भी मल्टीप्लाई, मैंने 1 लगा मेरे को यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा मतलब ये 693 पार्ट, फिर उसके बाद हमारे पास है 693 ये वाला पार्ट, और फिर हमारे पास है 693 वाला पार्ट। तो सबसे ज्यादा जो अब ऊपर है वो ये है, पहले हमारा ये आ रहा था लेकिन अब ये है। ठीक है, तो छोटी सी कंफ्यूजन होगी, मैंने देखा नहीं इसको। तो दिस इज द सब, ये सबसे ज्यादा डेंसर है, मतलब सबसे ज्यादा ऊपर ये है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कम, सबसे ज्यादा फ्रैक्शंस जो है वो ये पार्ट फ्लोट कर रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो विल से दैट D3 D2 एंड D1। तो जाहिर सी बात है ये सब्सटेंस, ये लिक्विड सबसे ज्यादा डेंसर होगा, इसलिए इसलिए हम बोलेंगे कि D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1। तो D3 इज तो हमारे पास सही ऑप्शन है ये डी। फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला दोनों ऑप्शन हाँ सही है। गॉट इट, समझ आया बेटा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट, समझ आया? Yes, sir. ओके चलो आगे मूव करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके चलो। बताइए क्या जवाब होगा? अभी तुम्हारी इसके बाद मैथ्स क्लास भी है? हम्म No, sir. हम्म। No, sir. आज नहीं होती है? कब कब होती है मैथ्स क्लास? Sir, Monday, Tuesday, and Thursday. मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे, ओके।
Done. B. B. And Hamna, your answer? Sir, C. B. No, sir, C. See, two particles are placed at the same distance. If the mass of the two particles is doubled, then two particles दोनों का double कर दिया. If the mass of each of the two particles double, keeping the distance between them unchanged, the gravitational force कितना हो जाएगा बेटा? 4 times हो जाएगा. डबल किया गया है ना, डबल करने पर तो 4 times होगा. 2 उधर भी 2m हो गया, उधर भी 2m हो गया, तो 4 हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा. 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग. समझ आया? ये करके बताओ. हमना, the answer is B. हमना, you understood? Yes, sir. Okay, let's move further. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, बताइए इसका जवाब क्या होगा. बोलिए. What would be the weight of an object at the center of the earth? बोलिए. Sir, D. Yeah, it will be 0. Infinite नहीं होगा बेटा. तो the weight of an object, weight मतलब m into g, और g की वैल्यू 0 होती है. सेंटर ऑफ द अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाती है एक तरह से. सो हम बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सेंटर पर वी विल कंसीडर इट एज 0. इनफाइनाइट नहीं होगा. r टाइम्स द वेट ऑफ द अर्थ, r टाइम्स द वेट ऑफ द अर्थ 1 upon r स्क्वायर टाइम्स द वेट ऑफ द अर्थ. तो इट विल बी 0. समझ आया? समझ आया बेटा? Yes. चलिए नेक्स्ट. चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है. नेक्स्ट. बताइए क्या जवाब होगा.
Sir, A. A. Okay. An object of weight 10 Newton in years is fully immersed in water. पानी में पूरा का पूरा डूब चुका है. 10 Newton उसका weight है air में. ठीक है, very good. Fully immersed. It weighs only 8 Newton. The weight of the liquid displaced by the object will be. Yes, exactly. 10 न्यूटन की जगह पे उसने लगाया है तो इसका मतलब है कि 2 न्यूटन की फोर्स उस पर लग रही है तो उतना ही वेट वो बाहर निकालेगा. तो 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर. मरादुल्ला, तुम्हारा भी यही जवाब है? मरादुल्ला बेटा, तुम्हारा भी यही जवाब है? Yes, sir. ओके. हम ना, व्हेन यू विजिट इंडिया फॉर द लास्ट टाइम? हम ना Sir, 6 years before. 6 years before. You were just kid. छोटी बच्ची होंगे एकदम, मतलब थर्ड Yes, क्लास में. थर्ड क्लास में 6 साल से नहीं आई हो. And where you from, where, which part of the country or which state you belong in India? sir, UP. UP. अरे वाह. Yes, sir. And which city? I too belong from UP. And which city? Sir, Azamgarh. Azamgarh. अरे वाह. Okay. Sir, B. Done, beta. Done. What's your answer? A girl stand on a box having 60 centimeter length, 40 meter breadth and 60 centimeter मतलब हमारे पास है. ठीक है.
in three ways. Which of the following cases pressure exerted by the box? तो यहाँ पर सिंपल बताओ कौन से उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा विल बी मैक्सिमम कब होगा बताइए. सर बी. बी में मैक्सिमम व्हेन. तो सबसे कम एरिया कब बनेगा जब आप ब्रेथ और हाँ ठीक है ब्रेथ और विड्थ. तो ब्रेथ और विड्थ को जब आप बेस बनाएंगे तो यू आर गोइंग टू हैव ओनली द एरिया दैट वुड बी तो लेस द एरिया मोर विल बी द प्रेशर. गुड. समझ आया मरादुल्ला बेटा कब कैसे होगा ये समझ आया आपको. यस सर. Okay. Now moving to the next part is चलिए बताइए. सर बी. B. An apple falls from a tree because of the gravitational attraction between the earth and the apple. If F1 is the magnitude of the force exerted by the earth on the apple and F2 is the magnitude of the force exerted by the apple on the earth, then F1 is much greater than F2. F2 is much greater than F1. F1 is only a little greater than F2. देखो अगर आपने एप्पल लगाया एंड एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ पर क्यों गिर रहा है बताइए क्योंकि जाहिर सी बात है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है एप्पल के मुकाबले में. ठीक है तो an apple falls on the tree from the tree because of the gravitational force between the earth and the if F1 is the magnitude of the force exerted by the earth F2 तो कौन सा ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे F1 is much greater than F2. यानी कि जो फोर्स exerted by the earth है F1 is the force exerted by the earth on the apple and F2 is the force exerted by the apple on the earth. हाँ तो बस ठीक है तो भाई एप्पल ने ज्यादा फोर्स लगाई है ना सॉरी अर्थ ने ज्यादा फोर्स लगाई है तो इसलिए उसकी तरफ हो रहा है. समझ आया. यस सर. ओके ओके या मैं बोलूंगा कि दोनों फोर्स बराबर है. बताइए क्या दोनों फोर्स बराबर नहीं होंगे. सर नो. दोनों फोर्स बराबर नहीं होंगे. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा बताइए. जी ब्रैकेट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. अगर ये मैं अर्थ के लिए निकालता हूं तब भी मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा. मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द तुम्हारा ये दोनों का प्रोडक्ट मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे अर्थ और ये एप्पल के लिए लिख लेता हूँ. और दूसरे केस में बोलता हूँ कि F इज इक्वल टू जी m.e. m2 मास ऑफ. तो अगर मैं एप्पल की इफ आई एम कैलकुलेटिंग फॉर द एप्पल देन आई हैव टू मल्टीप्लाई फॉर द अर्थ द मास ऑफ द अर्थ एंड द दोनों केस में मैं सेम लगा रहा हूँ. तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे दी बोथ द फोर्सेस आर इक्वल F1 एंड हमारे पास जो फोर्स है F1 F2 फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल होंगी. यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है. ओके समझ आया. F1 एंड F2 फोर्सेस विल बी इक्वल. यस सर. गॉट इट. यस सर. चलिए हमेशा दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगती है वो इक्वल लगती है. अब जैसे अर्थ है अर्थ ने मून पर फोर्स लगाते हैं तो मून की तरफ अर्थ क्यों नहीं आ रहा है. अर्थ मून की तरफ क्यों. बिकॉज द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द एप्पल एंड द मून इज सेम. और वो जो फोर्स है मतलब मून तो जाहिर सी बात है
अगर आप इंडिविजुअल फोर्स की बात करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो अगर मैं बोलता हूं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो उसके वेट के बराबर होता है। अब मास ऑफ द एप्पल जो होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू द मास ऑफ द। अगर आपका आपका सवाल जहन में ये आ रहा है कि सर फिर एप्पल भी अर्थ को ऊपर खींच लेता, तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, इफ F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एप्पल, एप्पल पे कितनी फोर्स लगा है, F2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एप्पल ऑन द अर्थ। तो अगर मैं बात करता हूं कि फोर्स नॉर्मल वो होता है m इंटू ए, एंड ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मास ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैं अगर बात करता हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून, सॉरी एप्पल ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर मास बहुत कम है किसका, उसका, तो वो ज्यादा मतलब इसलिए फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करती है। लेकिन मैं सिंपल वैसे वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ जो अर्थ के और मून के बीच में है, सॉरी एप्पल के बीच में है, तो उस कंडीशन में दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बताइए जवाब। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो किस लॉ पे बेस्ड था बेटा? किस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इस बात को कह रहे हैं? इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हम लोग का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में किस लॉ के बेस पे मैं कह रहा हूँ ये बात कि फोर्सेस बराबर होंगी? इस वाले क्वेश्चन में किस लॉ के बेसिस पर कह रहा हूँ? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स रिएक्शन। सो जितना फोर्स उसने लगाया उतना दूसरा भी लगाएगा। समझ आया? Yes, sir. ओके, चलिए ये वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। Sir, A. ए, you are considering A. Sir, C. If the gravitational force, if a gravitational force, sorry, if the gravitational attraction of the Earth suddenly appears, which of the following statement will be true? The weight of the body will become zero, but the mass will remain same. हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर अगर हम बोले ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है अर्थ का सडनली डिसअपियर हो जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैटर, तो वेट m इंटू जी होता है, तो वेट जीरो हो जाएगा क्योंकि m इंटू जी वेट होता है, बट द मास विल रिमेन सेम। द वेट ऑफ द बिल्कुल भी नहीं रहेगा। द वेट, द मास ऑफ द मास एंड वेट विल बिकम जीरो, नो, मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो मैटर होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन ना। समझ आया मादुला? क्यों होगा बेटा? Yes, sir.
क्योंकि वेट क्या होता है m इंटू जी, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गई आपकी, इसका मतलब जी खत्म हो गया, जी खत्म हो गया, तो मास तो कभी भी जीरो नहीं सकता ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो तो इंडिपेंडेंट होता है, वो तो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है मास होना, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर नॉट फ्रॉम दी, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि किसी का मास जीरो हो जाएगा, मास तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है भाई। ओके, मैं और देख लेता हूँ। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। That is 10, the earth attracts the moon with a gravitational force of 1020 न्यूटन नहीं है बेटा, वो 10⁻20 न्यूटन है। तो क्या जवाब होगा आपका? सभी। कितना? बी? यस सर। यस, द मून विल अट्रैक्ट द अर्थ विद अ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10⁻20, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यही एक लॉ है। ओके, जितना कोई एक ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट करता है, उतना ही दूसरा भी ऑब्जेक्ट उसको उतनी ही फोर्स अट्रैक्ट कर रहा होता है। चलिए बताइए क्या जवाब होगा। सर सी। सी? A ball is thrown up, the value of g will be negative, positive, zero. वैल्यू ऑफ जी जो होगी हमारे पास, हम लोग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी भी बॉडी को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वैल्यू ऑफ जी विल बी टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव हम लोग लेंगे। ओके, सही जवाब है +3। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। सर ए। ए? ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट okay, the gravitational force between the two object is F. If the masses of both the object is half, then altering the distance between the gravitational force will become, अगर दोनों का हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा?
1/4। सो बेटा ए होगा ना इसका जवाब। तुमने क्या बोला मुरादुल्ला? व्हाट्स योर आंसर बेटा? So A. A. Yes, it will be the correct. It is correct option. So very good. So you perform very well. अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे, and then this chapter will be over. Okay. So that's all for today. We'll meet you in the next class. Okay.